सरकारी नौकरी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकती है लेकिन जिंदगी नहीं हो सकती। इस बात को लाइफ में लिखना। हाँ तो सर कविता ऐसे है। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तब अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड, और कोट भूल गया इसे भी अपने पास ले ले। मुझे लगा कि माँ रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। जब पलट कर देखा तो क्या मालूम था वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो आज मेरे भाई बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनने वाली है। आज हमारे साथ CHSL के 3 धुआंधार टॉपर हैं हमारे साथ, ठीक है। और आपको एक से एक बढ़कर एक स्ट्रेटजी बताने वाले हैं अपने वीडियो में कि किस तरीके से इन्होंने पहली अटेम्प्ट में CHSL में डबल डिजिट रैंक जो है वो हासिल की है। चलिए सभी से यहाँ पे तो हमारे साथ है पहले हितेश, जिनका CHSL में ऑल इंडिया रैंक और पहली अटेम्प्ट में 28 है। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि हितेश का जो उम्र है वो मात्र 19 साल है। तो 19 साल की उम्र में एक लड़का पहली अटेम्प्ट में CHSL ऑल इंडिया रैंक 28 लेकर आता है, ये कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। लेकिन उसके पीछे की जो रणनीति है वो आज हितेश हमारे साथ साझा करेंगे और आप लोगों सभी बातों को जानोगे। दूसरे हमारे हो गए मेरे भाई रोहित। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने भी जो है CHSL में अपना बढ़िया नंबर हासिल किया है और बहुत अच्छी इनकी गेम है और डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। इन्होंने वही डिपार्टमेंट चूज किया जो हमने अपने CHSL में भरा हुआ था। और रोहित अभी बता भी रहे थे कि सर जब पोस्ट प्रेफरेंस भरना था तो हमने आपका वाला पोस्ट प्रेफरेंस देखा, हमने भरा चलिए AFHQ, ठीक है। मतलब जो है आपका ये डिफेंस का है, दिल्ली में ही है, इसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है। बहुत शानदार इनका भी डिसीजन है। तीसरे हमारे हैं मुकेश, और मुकेश का और हितेश का दोनों का डिपार्टमेंट सेम है और दोनों की पोस्टिंग मोस्ट प्रोबेबल है कि दिल्ली ही आ जाए, हालांकि वैकेंसी पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी बातें आज मुझे बिहाइंड कैंपेन से जानने को मिली चीजें कि हाँ इस तरीके से इन्होंने जीएस की प्रिपरेशन, किस तरीके से इन्होंने जो है वो करंट अफेयर का प्रिपरेशन किया। और यकीन मानिए कुछ ऐसे रिसोर्स हमारे सामने खुद कराया, कुछ ऐसी सामने वाली बातें कि इनको अगर आप देखते हैं तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो चलिए एक एक बात को जानना शुरू करते हैं हर एक पर्सन से। तो थोड़ा सा जो है वो हितेश आपको बताएं, प्रोडक्शन है। हेलो एवरीवन, जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम हितेश है और मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट की दादरी के छोटे से गांव भानवा से बिलोंग करता हूँ। मेरा ऑल इंडिया रैंक 28 के साथ DEO है। और रिलेटेड टू माय फैमिली, मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं एंड मेरी एक एल्डर सिस्टर हैं, वो अभी MSc परस्यू कर रही हैं। और उनके बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उनका भी मोस्ट प्रोबेबली अभी जो पीछे CGL हुआ है उनके थ्रू उनका सिलेक्शन 100% श्योर है। और उनका कल इंटरव्यू भी है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का FCAT के थ्रू, तो मोस्ट प्रोबेबली शी विल ऑल्सो गेट सिलेक्टेड थ्रू देयर ऑल्सो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली के बरवाला विलेज से बिलोंग करता हूं और मैंने CHSL 2021 में 475 रैंक हासिल की है। और मैंने आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है AFHQ डिपार्टमेंट मैंने चूज किया है। आप अपने बारे में बताइए मुकेश। हाय एवरीवन, मेरा नाम मुकेश है और मैं दिल्ली के द्वारका में रहता हूं और मैंने SSC CHSL 2021 के थ्रू DEO इन CJ की पोस्ट ली है। तो चलिए आप लोगों ने जो पोस्ट हासिल की बहुत ही काबिले तारीफ है। तो एक एक करके छोटे छोटे सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से 12th ये डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मतलब जो ये कंपटीशन, जनरल कंपटीशन का रुझान है, और किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, क्या थॉट था आपका? क्योंकि जैसे अभी आप पीछे बता भी रहे थे कि आप IIT बैकग्राउंड से हैं और राइट नाउ अभी आप ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं, आपका इनफैक्ट कंप्लीट तक नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा सा बताइए। सर इसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। सर मैंने 11th-12th में मेरे पास नॉन मेडिकल थी और 10th तक सर मैंने NTSC की भी प्रिपरेशन की है। तो सर वो भी मेरे को काफ़ी बेनिफिशियल लगी क्योंकि हाँ NTSC के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये एक 10th में एग्ज़ाम होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है जब आप दोनों स्टेज को क्लियर करते हैं। तो सर मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने 9th-10th से अपनी NTSC की प्रिपरेशन की। वहाँ से सर मेरे मैथ्स के, रीजनिंग के एंड सर इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि उसमें भी SST का और साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो सर मेरे जो बेसिक्स थे वहाँ से काफ़ी डेवलप हुए थे और थोड़ी सर कमांड भी काफ़ी अच्छी बनी थी मैथ्स और रीजनिंग पे।
उसके बाद सर जैसे मैंने बताया कि मेरी मैथ्स में कमांड अच्छी थी, तो सर जब मैं 11th में आया तो मेरे पास सर कोई ये मन में दो ख्याल नहीं थे कि मेरे को मेडिकल लेनी चाहिए या नॉन मेडिकल लेनी चाहिए। जैसे मेरी मैथ्स अच्छी थी तो सर मैंने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया। फिर सर एक मैं बताना चाहूँगा, मेरी दीदी की एक फ्रेंड है सर, हर्षिता दीदी। सर उन्होंने मेरी दीदी को सजेस्ट किया था, वो फिटजी में उस टाइम कोचिंग ले रही थी सर, IIT जेई की। तो सर आपको ही पता है फिटजी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है IIT जेई की कोचिंग के लिए। तो उन्होंने मेरी दीदी को सजेस्ट किया कि मेरे को वो एंट्रेंस देना चाहिए फिटजी का, ताकि मैं भी आगे IIT जेई के लिए प्रिपेयर कर सकूं। तो सर मैंने उसका एंट्रेंस दिया और मैंने सर वहाँ पे भी टॉप किया था जो उनका एंट्रेंस हुआ था। तो मेरी 100% सर स्कॉलरशिप वहाँ पे भी मिली थी मुझे। तो सर था ये कि मैंने अक्टूबर में वहाँ पे ऑप्ट किया था। फिर सर ये हुआ कि जैसे मंडे टू सैटरडे सर स्कूल में भी क्लासेस लगती थी, तो मैं ऐसे करता था कि फ्राइडे को सर मैं शाम को उधर हरियाणा से सर दिल्ली आता था। अराउंड 4 से 5 घंटे का सर ट्रैवल होता था। फिर सैटरडे संडे वीकेंड पे मैं क्लासेस लेता था दिल्ली। फिर उसके बाद सर मंडे को मैं सुबह वापस जाता था डायरेक्ट स्कूल में। तो सर मेरे को ये था कि उस सब में काफ़ी वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा था, क्योंकि सर एक वो चीज़ होती है ना कि आप कंप्लीटली डिवोट नहीं कर पा रहे टाइम किसी स्पेसिफिक चीज़ को। हाँ, तो सर मैंने फिर वो कोचिंग वाला आइडिया ड्रॉप किया। मैंने वहाँ से सिर्फ अपने स्टडी मटेरियल्स लिए और मैंने सेल्फ से स्टडी की सर। और फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने IIT एडवांस भी निकाला, मेरी अच्छी रैंक भी आई। और साथ साथ सर मैंने NDA के एग्ज़ाम्स भी दिए थे। जैसा कि आपको पता है NDA के थ्रू आप डायरेक्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एज एन ऑफिसर सिलेक्ट होते हो। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 5 बार NDA का पेपर दिया है और सर मेरा 5 बार रिटन क्लियर हुआ है। सर इंटरव्यू में मैं 2 बार स्क्रीन आउट हूँ, 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। तो सर वो एक कहते हैं ना कि मेरे अंदर सर यूनिफॉर्म को लेके सर हमेशा से मन में एक अजीब वो अच्छी सी फीलिंग रही है सर। जो वाइब्स आती है ना यूनिफॉर्म को लेके, मेरे में सर स्टार्टिंग से वो क्रेज़ रहा है यूनिफॉर्म को लेके। तो मैंने NDA के लिए भी अपीयर हुआ, इंटरव्यू भी दिए, बट सर वहाँ पे किसी कारणों से सिलेक्ट नहीं हो पाया। फिर सर उसके बाद थोड़ा IIT पे फोकस किया, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। और सर जैसे जैसे सर मैं आपको ऐसी वैसी सर मैं डायरेक्ट बात बताऊंगा जो जेन्युइन है वो, कि सर मेरे को जैसे इंजीनियरिंग में हमारा फर्स्ट ईयर कम्प्लीटली ऑनलाइन था। तो सर वो होता है ना जो वाइब्स मेरे को सर यूनिफॉर्म के लिए आती थी, वो सर इंजीनियरिंग में एंटर करने के बाद सर मेरे को वो वैसी फील्स नहीं आ रही सर। हाँ, जो एक हाँ जो उसके लिए होता है ना यूनिफॉर्म के लिए जो क्रेज़ होता है सर, वो इंजीनियरिंग के लिए पैशन नहीं आ पा रहा था। तो सर आपको भी पता है कि इंजीनियरिंग में सर फाइनेंशियली रिच होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 4 साल के सर एक्सपेक्ट करके आप 14 to 15 lakhs पेरेंट्स के खर्च होते हैं सर। तो एक वो चीज़ होती है सर कि आप पेरेंट्स पे सर इस चीज़ का मतलब इस पेरेंट्स पे भी प्रेशर रहता है, बच्चे पे भी रहता है कि अगर आप इतने पैसे लगाने के बाद भी अगर उनको आप आउटकम नहीं दे पा रहे तो सर कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर होता है सर। तो सर मैंने फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुख किया कि हाँ मेरे को साइड बाय साइड मेरा ये ऑप्शन ओपन रखना चाहिए, ताकि सर घर वालों के माइंड से भी वो प्रेशर हटे और मेरा भी थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो कम हो। इसलिए सर मैंने SSC की तरफ रुख किया। बाकी सर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक जो एक बच्चा सर 12th बेस पे जो एग्जाम्स दे सकता है, मैंने सर वो सारे एग्जाम्स दिए हैं, चाहे वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हो। बेस का थोड़ा सा एग्जाम का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं इनको भी पता नहीं होता कि कौन कौन से परीक्षाओं को उन्हें देना है, क्या क्या करना है। तो वो थोड़ा सा बताइए कि जैसे आप NDO बता रहे थे एयरफोर्स, तो साथ में शायद कुछ देर पहले आपने पहले भी बताया कि एक नेवी का कुछ आपने भरा हाँ जी था, सर। तो वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे एक बार। हाँ सर, जैसे आपने कहा 12th बेस पे सर, एक तो अगर आप ऑफिसर लाइन में 12th बेस पे जाना चाहते हो तो उसके लिए NDA होता है सर, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है। तो उसमें रिटन होता है और फिर इंटरव्यू होता है। और उसके अलावा सर एज ए सोल्जर अगर आप जाना चाहते हो तो इंडियन आर्म फोर्सेस में जैसे एयरफोर्स हो गया सर, तो उसमें X एंड Y ग्रुप के एग्जाम्स निकलते हैं। और फिर उसके अलावा सर इंडियन नेवी में सर AA उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, एंड सर SSR, मतलब ये सेलर बेस पे होती हैं। तो सर मैंने इन सब के लिए अपीयर किया था और सर मैंने इनमें सिलेक्शन भी लिया था, मेरी नेवी की ज्वाइनिंग भी आई थी, बट सर मैं किन्हीं कारणों की वजह से सर वो ज्वाइन नहीं कर पाया। तो सर एक वो होता है ना कि जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आपको भी पता है कि हरियाणा, UP और जैसे बिहार साइड के बच्चे हो गए, तो सर यहाँ पे आर्मी को ये होता है कि आर्मी की जॉब को बेस्ट मानते हैं सर, है ना।
तो सर मैंने जब नेवी की ज्वाइनिंग नहीं की थी तो मेरे को भी सर काफ़ी लोगों से सुनने को मिला था कि यार तू ज्वाइन कर लेता, क्यों मतलब इतनी छोटी सी उम्र में तेरे को जॉब मिल रही है, तूने क्यों मतलब ज्वाइन नहीं किया। तो सर एक वो था कि मन में सर खुद को प्रूव भी करना था कि हाँ आई कैन अचीव समथिंग। तो एक ये रीज़न था सर, और एक थोड़ा इंजीनियरिंग का मैंने एक्सप्लेन किया, एक वो रीज़न था। इसलिए सर मैंने एसएससी की तरफ रुख किया और एसएससी में सर फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ सर ऑल इंडिया रैंक 28 भी हासिल किया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब रोहित थोड़ा आप बताइए, जैसे इन्होंने सारे बताए कि 12th लेवल पर कितने कितने एग्जाम्स होते हैं, कैसे कैसे क्या है, आपका रुझान कब बढ़ा गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ, किस तरीके से आपने सोचा? तो सर सबसे पहले जब मैं 11th-12th कर रहा था सर, मैं नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से ही सर मैंने 11th-12th किया है। और सर उस समय तो सर पता नहीं था सर इतना, तो 11th-12th अच्छे से की, अच्छे मार्क्स भी आए, अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन हुआ सर, SRCC जो DU का बेस्ट कॉलेज है सर। फिर उसके बाद सर लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन लग गया तो फिर सर घर पे ही रहना पड़ा था 7-8 महीने। तो फिर सर और थोड़ा टाइम मिल पाया सर मुझे भी, और आसपास के बच्चों से भी सर, जो हमारे जो बड़े थे उनसे भी पूछा क्या करना चाहिए। तो सर फिर मोस्टली उनका जो था ना, वो सभी का गवर्नमेंट जॉब का ही की तरफ ही रुझान था। और मैं भी सर एक मतलब जॉब की तरफ ही सर मेरा भी ज़्यादा वो था कि मैं भी कोई अच्छी पेइंग जॉब पकड़ लूँ। तो फिर सर बताया उन्होंने भी, जो हमारे जो बड़े थे, जो मेरे भाई जो लगे हुए हैं, उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे करना है कि 11th-12th पे क्लरिकल जॉब निकलती है, पहले ये करो, फिर बाद में सीजल वगैरह इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। तो सर वहीं से सर मैंने CHSL की तैयारी, सर मेरे जो मेरा गोल था एक गवर्नमेंट जॉब लेने का सर, वो वहीं से ही फिक्स हो गया था। मैं डायरेक्शनलेस बिल्कुल भी नहीं था कि बाद में कुछ और कर लेंगे। तो इसलिए सर एक तो ये कारण है कि इतनी जल्दी ये पॉसिबल हो पाया कि मैंने शुरू से ही एक ठान लिया था, 12th के बाद ही मैं लग गया था तैयारी में। तो 2020 में मैंने अपनी 12th की, तो उसके बाद 2022 में सर मैंने फरवरी के टाइम पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर। फिर सर आपका पता चला, फिर ऐसे ही धीरे धीरे और भी जो पहले सिलेक्ट हो चुके उन्होंने भी बताया कि हाँ भाई कहाँ से क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही सर धीरे धीरे तैयारी करते गए और आज सर सिलेक्शन हो गया। मुकेश थोड़ा आप अपने बारे में बताएं बच्चों को कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपका रुझान रहा, कैसे है? सर मैंने 12th तो अपनी गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट करी थी। उसके बाद फिर मैंने एक रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अरविंदो कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जब मैं पास आउट हुआ तो मेरे गली के एक दोस्त ने बताया कि अगर तेरे को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो एसएससी की प्रिपरेशन कर ले मेरे साथ। वो भी क्योंकि एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैं उसके साथ मैंने एसएससी की प्रिपरेशन ली। और मैंने देखा कि इसका कोर्स मतलब ऐसा है कि अगर आपका पीछे का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है तो भी आप इजीली 7-8 मंथ्स में इसको कवर कर सकते हो। तो उसके साथ मैंने ये करा। फिर मैंने CHSL का ये 2021 का एग्ज़ाम दिया, तो मेरा Tier 1 का अच्छा गया, तो मेरे को पता चल गया था कि हाँ ये मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। तो फिर मैंने इसके बाद Tier 2 का थोड़ा और अच्छे से मेहनत से दिया, तो उसमें भी मेरे स्कोर अच्छा बन गया। तो इस वजह से मेरे को DO CJ में जॉब। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, SSC CHSL की जो परीक्षा होती है वो 12वीं पास करने के बाद कोई स्टूडेंट उसे दे सकता है, और उसके लिए जो है बहुत नॉर्मल एक तरीके से आप बोलेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस है। जब SSC की वैकेंसी आती है तो आप उसके नोटिस में देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लेवल होता है, एक Tier 1 होता है और एक Tier 2 होता है। Tier 1 जो हो गया, अब नए नियम के अनुसार यहाँ पर वो क्वालिफाइंग हो चुका है, और Tier 2 जो हो चुका है वो हमारा मेंस का पेपर है, जिसमें आपके मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, GS के पेपर आपके आते हैं। साथ में आपका कंप्यूटर जो है वो भी क्वालिफाइंग है। इसके बाद आपका Tier 3 होता है जो कि आपका टाइपिंग है, और वो हमारे सभी पोस्ट के लिए जो है वो नेसेसरी रहता है। CHSL में तो सभी पोस्ट के लिए नेसेसरी है, सीजल में कुछ पोस्ट के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो आप मेंस में अगर बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और साथ में यहाँ पर टाइपिंग को क्वालिफाई करते हैं तो आपके CHSL में जो है वो जॉब लगने की संभावना है एक अच्छे रैंक के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें जो 4 सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और GS है, तो वो एक एक करके स्ट्रेटजी जानेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर आप लोगों ने उसे कैसे कंप्लीट किया। तो सबसे पहले मैथ्स का आप लोगों का सोर्स क्या था और किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई किया था, कैसे, मतलब एक सिलेबस है पूरा, अरिथमेटिक, एडवांस, डाटा इंप्लीमेंटेशन, कैलकुलेशन, ठीक है, कैसे किया आपने, सोर्स क्या थे आपके पढ़ने के? सर जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है, तो सर मैंने अपनी प्रिपरेशन सर 2.5 मंथ में की थी। तो सर मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी सर, जैसे मैं मॉक्स देता था और सर मैं अपने मॉक्स को एनालाइज करता था। मेरे को जिस मैथ्स में जिस टॉपिक में मेरे को ये लगता था कि हाँ मेरे से थोड़े क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो सर मैं वो आपकी वीडियोज़ यूट्यूब पे देखता था
और मैं उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था सर आपकी शीट से, और फिर मैंने फिर से मॉक्स देता था, फिर मैं अपने आप को एनालाइज करता था कि अभी भी उस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है या फिर मतलब हाँ काफ़ी हद तक कवर हुई है या नहीं हुई है। और सर बाकी मैंने सर 2 मंथ्स में प्रिपेयर किया था। और अगर सर कोई बच्चा मतलब लॉन्ग टाइम में प्रिपेयर कर रहा है, जिसके पास 1 डेढ़ साल है अभी एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो सर मैं उसे रिकमेंड करूँगा सर, आपका एक 699 रुपीज़ का सर एक बैच है जिसमें अराउंड 280 to 284 वीडियोज़ हैं। सर मेरी दीदी भी उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था, बट मेरा ये था सर 2 महीने हैं तो सर मैंने मॉक्स पे ज़्यादा फोकस रखा। तो सर मैं कोई भी बच्चा जो एज अ बिगनर तैयारी कर रहा है एसएससी की, तो सर मैं 100% अश्योरेंस के साथ आपका वो बैच उसे रिकमेंड करूँगा। उससे मैथ्स रिकॉर्डेड बैच है। हाँ वो आपका रिकॉर्डेड बैच है, उससे बेस्ट बैच सर मेरे अकॉर्डिंग सर एसएससी का नहीं हो सकता। अगर आप उसे एक बार फॉलो करते हो और फिर आपकी जो शीट्स हैं उसको लगाते हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर है सर। मैथ्स के लिए फिर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सर मेरी मैथ्स की स्ट्रेटजी वो जस्ट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मॉक्स एंड सर योर यूट्यूब वीडियोस। आई जस्ट फॉलोड दीज 2 थिंग्स। ओके, तो मैथ्स में जो रिकॉर्डेड बैच है मतलब उसको आपके सिस्टर ने रिकमेंड किया? अच्छा अच्छा, बहुत शानदार। तो जिनको नहीं पता, असल में मेरा मैथ्स का भी एक बैच है, मैथ्स रिकॉर्डेड बैच, और उसमें मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। वो हमारे एप्लीकेशन आरजी विद एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं, उसके इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके 8506003399 पर आप उससे बात कर सकते हैं। जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी अपनी पूरी सहायता की जाएगी। आपका मैथ्स का सोर्स क्या था? सर सबसे पहले जब मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी शुरू की, यूट्यूब की वीडियो देखी थी सर। आप यूट्यूब पे थोड़ा ट्रेंडिंग में रहते थे, टीचर्स में रहते थे, तो मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे। वैसे सबसे पहले मैंने सर आपकी वो परसेंटेज वाली एक वीडियो थी सर, लॉन्ग वीडियो थी काफी सर, वो वीडियो पूरी देखी थी सर। सर मैंने तो जैसे बताया मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी, लेकिन उसमें उन सर ने अर्थमेटिक तो सही पढ़ा दिया था, लेकिन एडवांस उन्होंने पढ़ाया नहीं था, बीच में ही छोड़ दिया था। तो इस चक्कर में फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, तो यूट्यूब पे मुझे आपकी वीडियोस दिखी, तो फिर मैंने देखा तो मुझे कॉन्सेप्ट थोड़े समझ आने लगे एडवांस में, जिनमें मेरे को दिक्कत थी। तो फिर मैंने उससे रिकमेंड हो गया आपका जो रिकॉर्डेड बैच आता है वो लिया था, तो उससे मेरा एडवांस ख़त्म हो गया था और अर्थमेटिक मेरी सही थी, तो मेरा उसमें कोई दिक्कत हुई नहीं। ये बहुत शानदार। तो यहाँ पर आप लोगों ने सभी चीज़ें यूट्यूब से कवर अप किया और बाकी बैच से, ठीक है। चलिए, तो ये बताइए, तो सबसे पहले मैथ्स का हो गया, मैथ्स के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छा बच्चों को गाइड किया, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि देखो जीएस एक ऐसा पार्ट है, मुझे लगता है कि यार कितना भी पढ़ लो सवाल बनना ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है पढ़ लिया, अगर हमारे हिस्से की बात आ गई तो हमारे नंबर आ जाएंगे, और अगर नहीं आए तो हमारा पेपर खत्म है। एक बच्चा बेचारा बड़ा कंफ्यूज है, उसको क्या पढ़े, लूसेंट पढ़े, घटना चक्र पढ़े, स्पीडी पढ़े, किन की वीडियो देखें, उनकी वीडियो देखें, करंट अफेयर कितना देर देखें। तो उसके बारे में थोड़ा सा सबसे पहले बात करें तो करंट अफेयर जो कि एक पार्ट है जिससे अब अच्छे खासे सवाल आपके टीसीएस की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर कर? सर करंट अफेयर के बारे में सर मैं बताना चाहूँगा कि सर जैसे देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक सर जिसके पास टाइम है अराउंड 1 डेढ़ साल का प्रिपरेशन के लिए, एक वो बच्चा होता है। एक होता है सर जिसके पास टाइम है 2 महीने का प्रिपरेशन के लिए। तो सर दोनों के लिए मैं एक स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा। जैसे जिसके पास टाइम है सर वो ये कर सकता है कि आप 15 मिनट की सर यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की वीडियोस आती हैं सर। बहुत टीचर्स हैं सर जो करंट अफेयर्स पर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उनकी 15-15 मिनट की वीडियोस आती हैं, आप उनको डेली फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। और सर अगर कोई बच्चा है जिसको 2 मंथ्स में प्रिपरेशन करनी है, तो सर उसको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि और एक सर स्पीडी की बुक आती है जिसमें सर पहले ये होता है कि पहले टॉपिक वाइज बता रखी हैं चीज़ें, फिर सर ऐसे होता है डेट वाइज चीज़ें बता रखी हैं, और लास्ट में सर उस के 1000 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। तो सर मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई बेस्ट अप्रोच होगा सर किसी भी चीज़ को, कि पहले हम टॉपिक को पढ़ लें, फिर उसका एक बार रिवाइज कर लें और लास्ट में फिर उस पर क्वेश्चंस लगा लें। तो आई थिंक सर ये स्ट्रेटजी करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और करंट का तो पूरा जैसे इन्होंने बता दिया, स्पीडी की बुक भी है और बाकी आपने जैसे कहा, ठीक है, बहुत शानदार। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीएस के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? पूरे के पूरे 8 सब्जेक्ट हैं हमारे, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लास्ट में कंप्यूटर। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो सबसे पहले अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आप साइंस पोर्शन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसको थोड़ा इग्नोर करके हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके इन पे ज़्यादा फोकस करें। और ये
जैसे कि पॉलिटी है, पॉलिटी आप लूसेंट से भी कर सकते हो, काफ़ी शॉर्ट दिया हुआ है उसमें, और पॉइंट टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई है कि आपको ज़्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा। और वही मॉडर्न हिस्ट्री है, वो भी आप वहीं से कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ आप वहीं से कर सकते हो। चलिए बहुत शानदार। आपने कैसे जीएस कंप्लीट किया था? सर स्पेशली रिलेटेड टू हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी के लिए सर मैं बताना चाहूँगा। सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एनडीए क्लियर किया है 5 बार, तो सर उसमें 200 मार्क्स की जीएस आती है। सर आपको ही पता है क्योंकि आप भी एनडीए में सिलेक्टेड हो। तो सर मैं तभी से मेरा एक रिसोर्स रहा है सर जीएस के लिए। तो सर मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा हर बच्चे को कि जो कोई भी सर अगर वन डे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो सर मेरे को नहीं लगता कि उससे बेस्ट कंटेंट सर कहीं मिल सकता है। आपको मैं इतना श्योर कर सकता हूँ कि उसमें से 70% सर उनकी वीडियोस के बाहर से नहीं आएगा। ओके। हाँ, तो मैं उनको काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि सर मैं जितने भी एग्ज़ाम्स में जीएस के लिए प्रिपेयर करता हूँ मैं वहीं से करता हूँ और एक काफ़ी रिलायबल रिसोर्स है। हाँ सर। तो सारी मतलब आपका पूरा का पूरा जीएस जो है वहीं से कंप्लीट हो गया। बहुत शानदार। और आप जो बता रहे थे मैराथन्स के माध्यम से, तो मैराथन्स को आप कई बार रिवाइज करते चले गए और चीज़ें काफ़ी कंप्लीट हो। बहुत शानदार। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। देखो रीजनिंग का अभी जिस तरीके से हमारा ऑरा बढ़ा है और जो एक टफनेस लेवल भी इंक्रीज हुआ है, चाहे आप हर टॉपिक की बात करो, सिलोगिज्म है, कैलेंडर है, या कोडेड इनक्वालिटी है, सिटिंग अरेंजमेंट है, तो एक बच्चा बड़ा परेशान है, बेचारा करे तो क्या करे यहाँ पे। ठीक है, पहले के पैटर्न में जमीन आसमान का फर्क है। और 12वीं पास एक स्टूडेंट सच में, जैसे जैसे आपने भी 12वीं 12th पास किया है, क्योंकि सीजन का बंदा सीएचएसएल का पेपर दे रहा है तो समझ में आता है कि 2-3 साल की प्रिपरेशन है। लेकिन 12th का बच्चा सीधा सीएचएसएल का पेपर दे रहा है, तो वो लेवल मैथ कैसे करे, किस तरीके से मतलब कैसे तैयारी करे, और आपने कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे थोड़ा वो बच्चों? तो रीजनिंग के लिए ऑफलाइन जो मैंने कोचिंग ली थी उसी से मेरा रीजनिंग कवर हो गया था। बाकी अप टू डेट रहने के लिए मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एसएससी ने टीसीएस ने लिए हैं लास्ट 4-5 ईयर्स में, मैं उनको करता हूँ। और उसमें जहाँ मेरी कोई दिक्कत आती है तो मैं यूट्यूब से वीडियो देख के उसमें अपना अपडेट कर लेता हूँ। आपने? तो पहले क्या होता था ना कि जो जैसे रीजनिंग है, पहले अगर आप पुराने एग्जाम्स को देखोगे उसमें रीजनिंग में ये होता था कि पैटर्न जैसे कोडिंग डिकोडिंग के होते थे और नंबर सीरीज के होते थे, वो थोड़ा काफी आसान आते थे पैटर्न। लेकिन अब पैटर्न काफी ऐसे आने लगे, टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों का, कम से कम 2-5 मिनट भी लगता थे, कई बार तो पैटर्न भी नहीं मिलते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर कहीं भी मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर सोल्व करते टाइम कहीं पे भी आपको डिफिकल्ट पैटर्न मिलते हैं ना, तो आपको उनको एक सेपरेट कॉपी में नोट करना चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ तो आप उनको रिवाइज करके चले जाओ सर। और मोस्टली देखो रीजनिंग में मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, ये तो सभी कर लेते हैं। और काफी मतलब इसमें दिक्कत वाली बात भी नहीं है। जो मैं मेनली जो पॉइंट होता है वो जैसे कोडिंग डिकोडिंग में कोई डिफिकल्ट पैटर्न का क्वेश्चन आ गया तो यही सब मतलब एक तरीके से आपके लिए वो है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्रॉब्लम बच्चों क्रिएट को, जहाँ वो फंस जाते हैं। हाँ तो वहाँ उन्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ी होती है हाँ कि हाँ कैसे हाँ करें। तो आपने कैसे पिकअप किया, मतलब क्या सोच हाँ। था आपका? तो सर मैं क्या करता था रीजनिंग के लिए, जैसे मुझे कोडिंग डिकोडिंग करना है तो मैं शुभम जैन सर का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की पीडीएफ ले लेता था। जैसे कि एमटीएस 2020 उन्होंने सारे क्वेश्चन एक जगह कंपाइल कर रखे हैं, और मैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग के 2020 में 120 क्वेश्चन आए हैं तो मैं 120 के 120 क्वेश्चन कर लेता था जल्दी। उन 120 में से मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलते थे जो फंसाने लायक है, एग्जाम में टाइम वेस्ट कर सकते हैं, उनको मैं एक अलग से नोट कर लेता था। तो मेरा 120 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन फिल्टर हो गए। फिर मैंने अगले दिन सीएचएसएल 2021 सीएचएसएल 2020 के किए, 17 के किए, 18 के किए, ऐसे मैंने क्वेश्चनों का कंपाइलेशन बना लिया। कम से कम 150 के आसपास मैंने ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन रीजनिंग के छाट लिए, जो मुझे एग्जाम के टाइम में अगर मैं उनको रिवाइज कर लूँ तो काफ़ी हेल्प मिलेगी उनसे। और ऐसी था रीजनिंग में, यही है पैटर्न वाले क्वेश्चनों को आपको नजर रखनी है। और बाकी जैसे कैलेंडर है और सिटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग है, ये वाले इनमें ना आपको ट्रिक चाहिए होती है ताकि आप क्वेश्चन टाइम पे कर लो। तो इनके लिए मैंने यूट्यूब से ही विक्रमजीत सर की वीडियो को फॉलो किया है सर। तो वो जो ट्रिक है मतलब उससे आपकी चीजें काफी आसान हो गई। हाँ क्योंकि एक बड़ा फैक्टर पड़ता है, बच्चा सोचता है रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है खुद से कर लेंगे, लेकिन वो खुद से कर तो सकता है लेकिन समय उसको ज्यादा लगेगा। तो वहां पर किसी टीचर की जरूरत पड़ जाती है जो आपके लिए चीजें काफी आसान कर देते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से उसके बाद आपका नंबर जो टाइमिंग है रीजनिंग सर उनकी वो काफ़ी बेनिफिशियल रही मेरे लिए। बाकी उनकी और भी वीडियोस हैं सिटिंग अरेंजमेंट को लेके। तो सर मैंने मेरी स्ट्रेटेजी ये थी मैं मॉक्स दूं और जहां जिन टॉपिक्स में मेरे को दिक्कत आ रही है वो यूट्यूब पे फॉलो करके मैं जस्ट मॉक्स ही देता था। बहुत शानदार। तो मतलब आपका ये रहता था तरीका
कि जिससे अपन मतलब टेस्ट देंगे और जो मेरे पॉइंट गलत हुए तो उसके बाद उन टॉपिक्स को आप सर्च करके विक्रमजीत सर की वीडियो को देख के आप उसको कंप्लीट कर लेते थे। हाँ सर, यही था, क्योंकि मैंने बताया ना सर, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा था तो मेरे को जस्ट कंसेप्ट ब्रश अप करने की ज़रूरत थी सर। तो वो उनमें सर विक्रमजीत सर की वीडियोस ने भी काफ़ी तो हेल्प की उनकी मेरी। वीडियोस में मतलब क्या पूरी क्लैरिटी दी आपको या कुछ पार्ट मिसिंग सर है? बिल्कुल कैसे? बेसिक से लेके एडवांस तक सर। सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो सर, गई उनकी बिल्कुल, वीडियो से? बिल्कुल सर। ओके, तो पेपर में पूरा उसका हेल्प मिला? बिल्कुल सर। चलिए, बहुत शानदार। इसके अलावा इंग्लिश के बारे में हम बात करते हैं। इंग्लिश में चूंकि हमारे 3 पैटर्न है, वोकैबुलरी भी है, ग्रामर भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, और उसमें भी बड़ा टफ सिचुएशन हो जाता है क्योंकि जब आप 10-12 तक रहते हैं तो वहां तक आप जो वोकैब पढ़ते हैं वोकैब नहीं होता, वर्ड भी नहीं होता है। पहली बार नाम भी सुना होता है वोकैबुलरी नाम का है, ठीक है। तो वो कैसे प्रिपेयर हुआ वोकैब का, ग्रामर का, कॉम्प्रिहेंशन का? थोड़ा सा एक बार वो जो नहीं शेयर कर। सर इंग्लिश के लिए मेरी स्ट्रेटजी ये रही सर, जैसे मैंने बताया अभी तक के लिए कि मेरी स्ट्रेटजी वो जस्ट कंप्लीटली बेस्ड ऑन मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो सर मैं वही करता था कि मैं मॉक्स दिए, मैंने जिस टॉपिक में मेरे को वीक लगता था मैं यूट्यूब पे फॉलो करता था। ये 2 मैंने की है सर बुक, इनके अलावा मैंने कोई बुक ही नहीं की। क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारा किस ब्लैक बुक से कवर हो जाता है, और जो एडवांस लेवल की जो आगे आ सकती है वो एसपी बख्शी से हो जाती है, और साथ के साथ जो अपकमिंग एग्जाम्स चलते रहते हैं आंसर की आती है। एसपी बख्शी जो बुक है उसमें क्या मतलब कंप्लीट ग्रामर कैसे है, क्या है? क्योंकि हमने भी पढ़ी है, बड़ी शानदार किताब है, मतलब वो मुझे देखने को बड़ा अच्छा लगता है। सर वैसे तो देखो, मैं आपकी वोकैब के बारे में बता रहा हूँ। वोकैब तो सर मैंने एसपी बख्शी की सारी याद की है, और ब्लैक बुक की भी की ब्लैक है। बुक, हाँ हाँ। ब्लैक बुक तो सुपर और है, मतलब उसकी तो बात नहीं। तो इंग्लिश में आपका जो सोर्स है वो क्या रहा, किस तरीके से तैयारी की? तो मेरे पास जो ऑफलाइन नोट्स थे इंग्लिश के, मैंने उन्हीं से कवर करा था। ओके, चलिए, तो बहुत शानदार। और बाकी जो है इंग्लिश बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर किया, ठीक है। तो एक प्रिपरेशन के साथ साथ बच्चे के मन में ये भी डाउट रहता है कि हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं लेकिन मॉक टेस्ट कब दे, मॉक टेस्ट देने का सही समय कब है? क्या प्रिपरेशन के दौरान है या प्रिपरेशन के बाद है? और मॉक वाकई में बच्चे का फायदा करता है कि नहीं करता है? साथ में मॉक का जो रेलिवेंट सोर्स है वो क्या होना चाहिए? सर मेरी माने तो मॉक आपको प्रिपरेशन के साथ ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से करा है, बिगनिंग कहाँ से करी है, और 15-20 दिन बाद, 1-2 महीने बाद आपका लेवल कहाँ है। अगर आपका लेवल वहीं का वहीं है तो यानी जिस कंटेंट से या जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो उस पर कुछ खराबी है। और अगर आपका लेवल बढ़ रहा है तो यानी आप जहाँ से पढ़ रहे हो वो सही है, और आपको रेगुलर इसमें मतलब बने रहना है। और मैंने जो मॉक दिया, मैंने तो एक टेक्स्ट बुक सीरीज ले रखी थी, उसका ईयरली पास था, उससे करा है। और एक सुपर मॉक्स करके आता है, मैंने इन दोनों से मॉक्स करे। अच्छा, इन दोनों का मौका आपने दिया, मतलब हाँ इससे वो, फायदा मिला आपको? हाँ क्योंकि टेक्स्ट बुक में 700-750 मॉक्स है, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सही है, मतलब कोई बंदा अगर आराम से मॉक्स देना चाहे तो बहुत है, इनफ है वो। टेक्स्ट बुक से वो दे सकते हाँ हैं। इनफ है। तो जैसा कि भाई ने बताया कि मेरे अकॉर्डिंग भी आपको मॉक टेस्ट जो है वो शुरू से ही देने चाहिए, चाहे आपका सिलेबस कितना भी हुआ हो, और आपके अंदर ये रहना चाहिए कि हाँ मेरे मार्क्स इतने आए हैं, और बेशक से सिलेबस नहीं हुआ इसलिए कम आए हो, लेकिन आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ मैं कल 1 महीने बाद ये चैप्टर कर लूँगा तो ये स्कोर जो है इतना बढ़ जाएगा। एक्सपेक्ट करो कि हाँ इतना बढ़ जाएगा, और हाँ वो सच में अगर बढ़ रहा तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे चल रहे हो। और लगभग आपको मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 70 to 80 मॉक देने चाहिए। टीयर 1 में ही मेनली प्रॉब्लम होती है, जो 200 नंबर का पेपर आता है, 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो आपको यही है कि टाइम मैनेजमेंट करना आप अच्छे से सीख जाओगे अगर आप 70 to 80 मॉक टेस्ट दोगे। और पर्सनली मैंने तो 125 के आसपास मॉक टेस्ट दिए थे। ये थे अलग जो कंपनी बनाती है, जैसे टेक्स्ट बुक है, ग्रेड अप है। इसके अलावा जो 121 में मैंने वो शामिल नहीं किए, जैसे कि प्रीवियस ईयर है वो मैंने अलग से ही सोल्व किए थे। सर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हो कि कब से स्टार्ट करना चाहिए, कि मतलब कब कोर्स कंप्लीट, बंदा कब से मॉक्स चालू करे। तो मेरे हिसाब से अगर आप कंपटीशन लाइन में हो तो कभी कोर्स तो आपका कंप्लीट होगा नहीं। तो इस चक्कर में आप बैठे रहोगे कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और मैं मॉक नहीं दूँ, तो ये कोई रेलिवेंट चीज़ नहीं है। क्योंकि कंपटीशन में आपका कोर्स कभी नहीं कंप्लीट हो सकता, क्योंकि जीके जीएस कई चीज़ें ऐसी हैं जो अनलिमिटेड है, वो उनका कभी कोई अंत नहीं है, समंदर की तरह है वो। तो इसलिए आपको मॉक्स तो जरूर देने चाहिए। अगर आप इस चक्कर में रहोगे कि अभी मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं मॉक दूंगा, तो आप कभी मॉक नहीं दे पाओगे। और बिना मॉक के एसएससी आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि जिस हिसाब से इस बार कंपटीशन हो गया है, और जो
इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट बार बार रिपीटेड रैंक के लिए, लोकेशन के लिए जॉब दोबारा फॉर्म भरते रहते हैं, तो उस चक्कर में आपको मॉक्स तो कम से कम 70-80 मॉक्स देने चाहिए। सर मैंने अपनी प्रिपरेशन में सर मॉक्स को काफ़ी प्रीफरेंस दी है। सर ये चीज़ मैं रिगार्डिंग केवल एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए नहीं कह रहा, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सर मॉक की अपनी एक रेलिवेंसी होती है, एक इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि सर और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप जब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तब से ही आपको रेगुलर मॉक्स देने चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिपेंड अल्टर कर सकती है। जैसे आप स्टार्टिंग में ये होता है कि आप 15 डेज़ में आप एक मॉक दे रहे हो, मंथ में 2 मॉक्स दे रहे हो, एंड फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आप अपने मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो। जैसे सर मैंने 2 मंथ्स में प्रिपेयर किया तो मैंने अराउंड 50 के अराउंड मैंने मॉक टेस्ट दिए थे सर। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज दिए थे वो अलग हैं। 50 मैंने कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट दिए थे सर। फिर सर उसके बाद मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप मॉक्स दे रहे हो आप प्रिपरेशन के दौरान, तो सर चाहे आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हो चाहे आपके मार्क्स बुरे आ रहे हो, वो सर दोनों चीज़ें अपने आप में सर आपको मोटिवेट करती हैं। जैसे अगर आपके अच्छे आ रहे हैं तो वो सर आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी कि हाँ मैं जिस सोर्सेज से प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो काफ़ी रिलीवेंट है, मेरे मार्क्स भी कॉन्स्टेंटली अच्छे आ रहे हैं। और सर अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो सर आपको एक एनालिसिस करने का, आपको एक सेल्फ एनालिसिस करने का एक वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि हाँ आपकी किस टॉपिक में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको कितना और स्टडी करने की ज़रूरत है। आपको वो सर एक मोटिवेशन देगी कि अभी तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो थोड़ा और प्रिपेयर कर ताकि आगे के लिए और मार्क्स अच्छे आएँ। तो सर मैं कहना चाहूँगा कि हर एग्ज़ाम में सर मॉक की अपनी एक काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है और मैं सबको रिकमेंड करूँगा सर। बहुत शानदार। मॉक ज़रूर देना चाहिए, इनका ये कहना है। और मॉक में मैं एक फाइंड अप करूँगा चीज़ों को लेकर कि बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि यार अभी देने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, कम नंबर आएंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। मेरे भाई ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। पहले युद्ध में हर बार कोई नहीं जीत जाता, ठीक है, समय लगता है चीज़ों को लेकर अपने आप को बेहतर करने के लिए। वो पहला युद्ध है, आखिरी नहीं है। पहला मौका अंतिम नहीं है, ठीक है, वो पहला पेपर है, अंतिम नहीं है। सफलताएं अपार अभी आने जीवन में बाकी है। तो इसीलिए यहाँ पर किसी चीज़ को देख के डरिए मत, अभी थोड़ा सा हौसला बनाइए, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कोई बात नहीं, 60 नंबर आए, 160 भी आने बाकी है, लेकिन वो तब आएंगे ना जब आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते चलेंगे। आप बीच में ही सफर को छोड़ देंगे तो क्या मचाने वाला है, ठीक है। साथ में एक और चीज़ का ध्यान रखें कि पेपर देने के बाद उसकी बहुत गहन अध्ययन करें, एनालिसिस करें। अपनी गलतियों पर अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो दूसरे युद्ध के लिए प्रिपेयर कैसे होंगे, ठीक है। तो इतिहास में उठाकर अगर आप देखेंगे ना तो कोई भी एक बार में सफल नहीं हुआ है। अगर जो बल्ब बनाने के जो आविष्कारक थे उनको भी बल्ब बनाने के लिए पहले 1000 गलत अटेम्प्ट करने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं विफल हो गया। उन्होंने ये कहा मैंने 1000 तरीके ऐसे सीखे जिससे बल्ब नहीं बनाई जा सकती है। तो सेम तरीका एक मॉक का भी है आपका कि जब आप सवाल को दे रहे होते हैं, गलतियां हो रही होती हैं तो उनको सुधार करना है। बहुत बच्चे देंगे मॉक, आसपास कोई देख ना ले तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया, लाइब्रेरी में चल रहा होता है। अरे भाई यार कोई स्कोर ना आपका कंपटीशन खुद से है सर, किसी और से नहीं है। ठीक है भाई, अगर अगला देख भी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, कल के दिन इंस्पेक्टर बन के दिखा देना उसको, तो क्या और परेशानी। सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मॉक्स के रिलेटेड कि सर मॉक्स आप दे रहे हो तो सर वो आपको एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है वो उसको हैंडल करना सिखाता हैंडल है। करना सिखाता है, उस नर्वसनेस को टैकल करना बिल्कुल सिखाता है कि कैसे लोअर मतलब टाइम पर भी आप अच्छा कैलकुलेशन कैसे कर पाए। अगर आप बिना प्रिपरेशन के जाते, कई ऐसे बच्चों से मैं मिलता हूँ और वो सोचते हैं हो जाएगा, ठीक है, सीधा गए पेपर में कुछ नहीं हो पाता मेरे भाई। वहां पे 11 टू 4 में हमेशा कहता हूँ 44 नहीं आते, 40 आते हैं, 48 आते हैं, आ ही नहीं सकता। अंडर प्रेशर में चीजें हमेशा वर्स्ट जानी ही जानी है। बहुत बच्चों को ये भी दिक्कत रहता है सर पैसे तो बड़ा बढ़िया स्कोर है, पेपर पर जाके नर्वस हो जाते हैं। भाई वो वही नर्वसनेस खत्म करता है। तो मॉक टेस्ट वही चीज है, आपको आदत लगानी पड़ेगी, शुरू से लगानी पड़ेगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि हफ्ते में सॉरी डेली एक मॉक, और बाद में हमने उसको इंक्रीज कर दिया। तो ये ऐसा वास्तव में करना पड़ता है। और कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 70+ मॉक तो आप देकर जाइए, वो बहुत शानदार है। और प्रीवियस ईयर के मॉक दीजिएगा तो और अच्छी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। साथ में चलिए भी आप लोग का सिलेक्शन हो गया तो अभी फैमिली रिएक्शन काफी ज्यादा होगा, तो कैसा रहा मतलब फैमिली में रिएक्शन, किस तरीके से मतलब मम्मी पापा का एक स्वागत रहा। सर मैं बताना चाहूँगा सर, जैसे मैं अभी कॉलेज के मैं सर फ्लैट लेके रहता हूँ तो मैं फैमिली के साथ नहीं था। तो मैंने सर जैसे ही मेरा रिजल्ट आया मैंने उनको वीडियो कॉल किया तो सर मेरे को थोड़ा सा फील हुआ, वो होता है ना सर कि आंखें नम हो जाती हैं कि जब बच्चे को इतने साल प्रिपेयर किया है आपने, वो आखिर में अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है ना।
तो और सर ये हरियाणा यूपी यहाँ के सर फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो रहा है। तो सर सब काफ़ी खुश थे एंड सबकी आंखें नम भी थी, वो सर खुशी के ही आंसू थे। तो एवरीथिंग वाज गुड सर। वो एक प्राउड मोमेंट आता है ना सर अंदर से, वो सर उस दिन फील हुआ। सर फैमिली रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी फैमिली में अभी मैं पहले ही हूँ जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो थोड़ा यूनिकनेस था और अच्छा था। मतलब सबको अच्छा लगा कि हाँ चल इसकी लग गई है, अब सेटल हो गया लाइफ में। और खुद को भी एक अच्छा सा अंदर से लगता है कि हाँ एक सेटल जॉब मिल गई है, अब लाइफ में टेंशन नहीं है। और बाकी मेरा CGL 22 में भी अच्छा गया है पेपर, और देखते हैं उसका रिजल्ट भी आने वाला है तो क्या रहा उसमें भी। हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ अपने पर्सनल दोस्त हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा है किसी की फ्रेंडशिप जैसे जिनसे आपको सपोर्ट मिला हो? कोई भी मेरा सर एक दोस्त है, वो भी मेरे साथ कॉलेज में। गर्लफ्रेंड भी हो तो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो भी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, ललित। तो वो भी बैंक की तैयारी कर रहा था, उसका भी साथ में MBA भी करने लग गया है वो, लेकिन उसका भी हो जाएगा जल्दी। तो हम दोनों ये है कि एक दूसरे कभी लो फील करते थे तो एक दूसरे को सपोर्ट कर देते थे कि नहीं कोई नहीं यार, हो जाएगा हो जाएगा, अच्छा है, पढ़ाई में अच्छे हैं दोनों, हो जाएगा। तो ये सपोर्ट हो जाता था। बहुत अच्छा। सर जिस लाइब्रेरी में सर मैं जाता था वहाँ पे सर काफ़ी बच्चे सर दोस्त बने थे सर। उनमें से ही था सर एक अरुण नाम का दोस्त था सर मेरा। वो भी सर काफ़ी सपोर्ट करता था सर, बताता था चीज़ें हाँ कैसे क्या करनी चाहिए सर। उन्होंने उसने ही सर बताया था कि आदित्य रंजन सर है, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर, सजेस्ट किया था। और सर वैसे कभी भी डिप्रेशन में या फिर कभी जैसे कि अच्छा सा नहीं लग रहा, मतलब कि सिलेक्शन मतलब कम नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो सर बात कर लेता था शाम को। और करनी भी चाहिए सर, थोड़ा उससे ना माइंड फ्री हो जाता सर कि फ्री हो जाए। दोस्त से बात करते हैं तो सर। हाँ सर बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रिपरेशन में फ्रेंड्स का भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, फ्रेंड्स का एनवायरनमेंट का। तो सर हाँ मेरी भी एक फ्रेंड थी सर, मैं नाम तो नहीं ले पाऊँगा, बट वो सर जैसे मैं डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करता था, तो जैसे सर हम ऐसे वगैरह लेटर वगैरह लिखते हैं, तो सर शी यूज़ टू एनालाइज दोज एसेज एंड जो मेरे में जो गलतियाँ वहाँ पे लगती थी एंड शी यूज़ टू टेल मी। तो सर बाकी वहाँ से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली और हाँ मैंने डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा किया सर। बहुत शानदार। तो मतलब है कोई जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा सपोर्ट लेकर आ रही है। बहुत गट्स चाहिए होता है ये बात बोलने के लिए ऑन कैमरा में। मतलब मैं मानता हूँ कि फ्रेंड हर किसी के होते हैं, बोलता कोई नहीं है। तो लेकिन ये चीज मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जिसका भी रोल रहता है लाइफ में ना, तो आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उसने है ना बहुत मेहनत की है आपको ऊपर उठाने में। तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब जब वक्त आया पूरी दुनिया के आगे उसके लिए कुछ कहने का, तो वहां पर बैकफुट हो गए। तो मेरा मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन है जो मैं कह रहा हूँ। मेरी लाइफ में तो सर मेरे पेरेंट्स का मैं ज़्यादा मानूंगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कोई इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन मम्मी ने पापा ने दोनों ने खूब सपोर्ट करा। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है और ज़रूरी भी है। वो कंपटीशन में अगर आप बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि रिश्तेदारों का और पड़ोसियों का इतना प्रेशर हो जाता है कि क्या हो गया, तैयारी कर रहा है या कहीं और जाता है, आवारागर्दी तो नहीं कर रहा। तो इसलिए पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत अच्छा, ज़रूरी एक है। एक मेरा कुछ कॉमन सवाल है, रैपिड फायर राउंड हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा, और इसमें बच्चों के सवाल है वो मैं आप लोगों से पूछता हूँ। सबसे पहला सवाल, कोई एक आंसर देना, ठीक है? ये बताओ मुझे कि कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? सर यही है कि पर्सन टू पर्सन ही वेरी करता है सर। वो जिसका IQ ठीक है, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड ठीक है सर, थोड़ा इंग्लिश मीडियम से है सर, उसको थोड़ा कम भी पढ़ लेगा, एक दो दिन ना भी पढ़े या फिर कम भी पढ़ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर जो बिल्कुल ही ऐसा है कि मतलब 12th के बाद ही जिसको ये पता चला कि मुझे क्या करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, अर्जेंट यही चाहिए मुझे, तो फिर और पहले भी नहीं पढ़ाई कर रखी अच्छी, तो सर उसके लिए सिर्फ यही है कि वो लगा ही रहे सर, तो ही अच्छा है बस। सर मैं इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगा सर कि मेरे अकॉर्डिंग एक बच्चा अगर कॉन्स्टेंटली 1 साल के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है 6 to 7 आवर्स पर डे कंसिस्टेंटली सर, ये नहीं कि आज मेरी मामा की लड़की की शादी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, 6 to 7 आवर्स कंसिस्टेंटली सर ही कैन क्रैक एनी एग्जाम। चलिए एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि देखो अलग अलग लोगों के अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है? किसी का कहना है कि आप सिर्फ पढ़ो तो लाइफ में कामयाब बन पाओगे, किसी का कहना है कि नहीं यार चलता है थोड़ा बहुत लीनियंटली। मेरा मानना लाइफ में ये है कि देखो जिंदगी बहुत बड़ी है और ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी ही जिंदगी है। सरकारी नौकरी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकती है लेकिन जिंदगी नहीं हो सकती। इस बात को लाइफ में ध्यान रखना। तो अपनी इस प्रिपरेशन के दौरान है ना, अपने आप को इतना हार्ड एंड टफ मत बना लो यार कि
नहीं तेरे बिना तो कुछ भी नहीं, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है, कि तुम नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया, वो वाली बात है कि भैया नौकरी चाहिए तो चाहिए, मैं सब एक कुछ चाहिए, चीज़ ऐसा नहीं मतलब। ऐड करना चाहूँगा सर, वो जैसे आपने बात बोली कि हम्म, सर हम इंसान और रोबोट्स में सर एक ही फ़र्क है कि हम में इमोशंस हैं, तो हमें वो चीज़ लूज़ नहीं करनी कि हाँ, हम एजुकेशन को लेके हम 24 घंटे नहीं लगे रह नहीं सकते। लग सकते। हाँ, बिल्कुल। और मेरा मानना यहाँ पर ये है कि ठीक है, कभी किसी दिन आपका मूड ऑफ है या कभी किसी दिन आप पढ़ाई नहीं कर सकते, जस्ट टेक द ब्रेक, आराम से थोड़ा सा दोस्तों के साथ बात करो, थोड़ा घूमो, थोड़ा टहलो, चीज़ों को जानो, नेचर को समझो, अभी डबल एनर्जी के साथ परफॉर्म कर पाओगे। बट जो आप लोग ये बार बार कमेंट करते रहते हैं ना कितने घंटे से सिलेक्शन होगा, तो ऐसा कोई टाइम इन वर्क का ये सवाल नहीं है कि 5 लोग मिलकर इतने दिनों में कर देंगे तो 6 कितने दिनों में करेगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके सोचने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कभी किसी दिन 2 घंटे से भी काम हो सकता है, कब जब पेपर आता है तो 10 घंटे की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मूल मंत्र या ऐसा नहीं है कि आपको 10 घंटे पढ़ाई करो इंटू 6 महीने लगा दो सिलेक्शन हो जाएगा, दिस इज नथिंग पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, एनर्जी के साथ, डबल एनर्जी के साथ मेहनत करिए। तो देखिए, तैयारी करते वक्त बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, कुछ आसपास के सोसाइटी के ताने, थोड़े से प्रेशर्स भी हो जाते हैं। हालांकि हर जगह ताने ही नहीं होते, कई जगह लोग सपोर्ट भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारे इंडियन कल्चर है यहाँ पे, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो अभी का जो समय है कुछ लोग कॉन्स्टेंटली डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अगर कोई नहीं किया तो हम खुद से डाउन हो जाते हैं। मॉक में थोड़े से कम नंबर आ गए, डिप्रेशन हो गया, एक पेपर नहीं निकला तो डिप्रेशन हो गया। तो ऐसे स्थिति में आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं, जहां पर आपको ये पता है कि 2 महीने के बाद पेपर है लेकिन मॉक में नंबर नहीं बन रहा है, जहां पर लोग भी ये पीछे से तंज कर देते हैं, अरे इतने साल से पढ़ रहा है आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस चीज को मतलब एक मोटिवेशन कहाँ से आता है। इतने बच्चा आजकल ऐसा है कि बड़ा कम से कम डिमोटिवेट हो जा रहा है, तो उसको मोटिवेटेड वो कैसे रहे, किस तरीके से, अभी तो बहुत बड़ी जंग बाकी है, जीतना है, लेकिन वो मोटिवेशन कहाँ से लेके आए। तो आपने क्या मतलब क्या कोई सोच है जिससे फॉलो किया, किस तरीके से आप मोटिवेटेड, अपना तरीका क्या था? सर मेरा तो मोटिवेशन का ये था कि पहले तो अपना बैकग्राउंड ही देखना है कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है। अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो हमारा बैकग्राउंड कितना इम्प्रूव हो जाएगा, उससे फैमिली स्टेटस अच्छा रहेगा। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में वीडियो देखता था, तो उसमें आपकी भी वीडियोस आती थी, तो मैं देखता था कि कैसे आपने कहाँ से शुरू करके और आप फिर एक्साइज इंस्पेक्टर बने थे। तो फिर वही मोटिवेशन मिलती थी देख के कि हाँ, कि कर सकता है कोई बंदा, ऐसा कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है अगर सही से मेहनत करी जाए। और एक बारी अगर आप वो बन जाए तो उसके बाद आपकी लाइफ में कितना इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत अच्छा। तो सर मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना कि एक जैसे कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है सर, वो जो नीड होती है ना कि हाँ ये करना ही करना है, इसके बिना और कुछ कर नहीं सकता मैं। जैसे कि जो मिडिल क्लास है सर, वो बिजनेस में तो जा नहीं सकते, बिजनेस वाला ऑप्शन तो बंद, तो उनको जो भी करनी पड़ेगी, उनको मन मार के पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने मन को कुछ टाइम के लिए समझाओ कि ये टाइम, अपने मन को समझाओ कि हाँ भाई मुझे करना ही है, ये तो अपने 1 साल के लिए, 1 साल के लिए तो मुझे पढ़ना ही है, ये रिक्वायरमेंट है, ये देना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं ये नहीं करूँगा तो उसके दुष्परिणाम तो सर बच्चे को खुद भी पता होते हैं कि मुझे क्या क्या करना पड़ जाएगा अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो। और यही है सर मेरे अकॉर्डिंग, तो मन मारना ही पड़ेगा बच्चे को, अपने मन को ही समझाओ, उनको थोड़ा समझाना हाँ। पड़ेगा, देखो बताना पड़ेगा कि तुम्हारे हालात कैसे हैं और ऐसी स्थिति में तुम्हारे पास है भी क्या। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या तुम करोड़पति के बेटे हो क्या, कि तुम्हारे पास अथा करोड़ों रुपए रखे हुए हैं कि भाई सी चल नहीं हुआ, सी चल नहीं हुआ तो चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। भाई नहीं है कुछ भी, तभी तो है। मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, खाने रहने का साधन है, थोड़ा सा हम अपनी बहन की शादी कर सकते हैं, उतने भर के पैसे अपनी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई स्टार्टअप करना चाहें, कुछ बिजनेस करना चाहें, लाइफ में जिस मुकाम पर है उसके 10 गुना आगे बढ़ना चाहे, वो संभव नहीं है। तो उसके लिए जो है मुझे लग रहा है कि इंसान को अपने आप को पुशअप करना जरूरी है हर टाइम पर। तुम्हारे हालात तुम्हें मोटिवेट करेंगे, और कुछ चीज तो बात की बात हो जाती है। आप अपने हालात को एनालाइज करो, अपने पेरेंट की स्थिति को देखो। जब मैं घर जाता था तो मैं अपने पापा के हाथ को ऐसे देखता था, दिन भर खेत में काम करते करते ढेले हो जाएंगे, तो मैं जब बोलूंगा ना खाना खाने में बैठते थे, वो हाथ दिखाना एक बार तो ऐसे दिखाएंगे वो, तो देख के है ना ऐसा काया रो देता था एकदम, जिसको बोलते हैं ना अरे यार, मतलब तुम लाइब्रेरी में एसी में बैठे हो और वहां बैठ के तुम मूवी देख रहे हो, ठीक है, और ये तुम्हारा टाइम जा रहा है और तुम सोच रहे हो ठीक है कोई बात नहीं यार, पढ़ लेंगे, थोड़ा और पढ़ लेंगे, और यहाँ पर ये इंसान खेत में फावड़ा चला रहा है, ठीक है। तो देख के ऐसा लगेगा ना कि झकझोर देगा पूरा का पूरा। तो फिर वापस आगे जब दिल्ली आते थे ना छुट्टी बिता के घर पे, लेंगे आज के बाद नहीं यार ये काम नहीं करना, मतलब ऐसे नहीं होगा। तो वो घर की परिस्थितियां ही इंसान को सशक्त बना देती हैं। बाकी सर मोटिवेशन के लिए सर अगर आप जो स्टॉक को फॉलो करो तो उस पे काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको आप काफी ऐसे लोग हैं जिनको आप अपनी स्टोरी से रिलेट कर पाओगे, रिलेट कर अपनी पाओगे। सिचुएशन जैसे कैसे कोई डिलीवरी पार्टनर जो है
वो एक एक्साइज इंस्पेक्टर मतलब हाँ। कुछ भी बन जाता है इस तरीके से करके, बिल्कुल वो भी सर। काफी अच्छी अच्छी हाँ हाँ वो उनमें रियल स्टोरी होती है सर, वो काफी मोटिवेटिंग होती है सर। मोटिवेटिंग करते भी। मैं गया हाँ। भी था जो स्टॉक्स पे, तो हाँ। मैंने सभी ऑफिसर्स देखे बिल्कुल उनके, सर। बहुत शानदार। आपका क्या रहा? सर जैसे हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं सर, मैं एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं बोलूँगा, किसी भी हम जनरल लाइफ के बारे में भी ये चीज़ है कि सर कभी ना कभी मूड स्विंग्स होते हैं सर, हम उनको बिल्कुल, डिप्रेशन नहीं बोल सकते क्योंकि एक वो सर डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक, बहुत मतलब डाउन हो जाएंगे काफ़ी सर, काफ़ी हाँ, डाउन, मतलब डाउन हो नेगेटिव जाएगा। टर्म है सर बहुत ज़्यादा। हम्म, तो मैं बोलना चाहूँ सर मूड स्विंग्स होते हैं। तो सर स्पेशली मैं जिनको सर फॉलो करता था उसमें सर मैं कुछ इंस्पिरेशनल जो स्टोरीज होती हैं मैं उनको सर फॉलो करता, जैसे उनमें से सर एक आपकी भी स्टोरी थी, मैंने आपकी भी वीडियो देखी थी, अराउंड 6 मिनट की वीडियो थी सर, जिसमें आपने बताया था कि आपने रिक्शा भी चलाया, आपने पोस्टर भी बेचा। तो सर अंदर से वो एक बात आती है कि ये बंदा जब इतना स्ट्रगल कर सकता है तो हमें तो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो हम क्यों फिर मतलब टाइम पास कर रहे हैं या ऐसा, मतलब हम भी अपना टाइम अपने आप को अपना करियर बिल्ड करने में लगा सकते हैं। एक सर दूसरा मैं जिनको फॉलो करता था सर, एक विकास दिव्यकीर्ति सर हैं सर, दृष्टि आईएएस के जो हेड हैं। तो सर अगर वो मेरे को सुन रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा सर। उनका सर मेरा जब भी मूड स्विंग्स होते सर मैं उनकी वीडियोस देखता था सर, मेरे को सर इंटरनली एक चेंज फील होता था। और सर एक और चीज़ है मैं बताना चाहूँगा कि सर आपको भी जैसे पता होगा कि सर पहले एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल है सर, तो उसमें पहले सर तारक मेहता का जो रोल करते थे काफ़ी बखूबी किया, जो शैलेश लोढ़ा कवि जी थे, सर उनकी एक कविता है सर माँ के ऊपर। तो सर मेरे को जब भी थोड़ा लो फील होता है तो सर मैं वो वीडियो सुनता हूँ, और सर मेरे को याद नहीं है मैं वो वीडियो सुन के सर कितनी बार रोया हूँ, मेरे को तो वो लिटरली थोड़ा वो। कविता शेयर करना चाहेंगे एक हाँ वक्त? सर बिल्कुल मैं वो कविता शेयर करना चाहूँगा। हम्म, हाँ तो सर ये कवि शैलेश लोढ़ा की कविता है सर, इसमें ये बताया गया कि जब माँ आपके पास नहीं होती तो मतलब आपको कैसा फील होता है। तो सर मैं एग्जैक्ट सर मैं वो भाव के साथ तो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन क्योंकि सर वो उनकी लिखी कविता है, बट मैं एक बार बताना चाहूँगा। हाँ तो सर कविता ऐसे है। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तब अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड, और कोट भूल गया इसे भी अपने पास ले ले। मुझे लगा कि माँ रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, जब पलट कर देखा तो क्या मालूम था वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। माँ जिस आज़ादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा वह सारी आज़ादी मेरे पास है, फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। आज तमाम खुशियां ही खुशियां हैं, गम यह नहीं कि कोई भी खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता। माँ मैं तुझसे नहीं कहता था, मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा, आज मैं वही सब करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात यह नहीं कि मैं जो चाहे कर लूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, बात तो सिर्फ इतनी सी है कि सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला, मेरे वह सारे झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि उस उम्र में क्यों परेशान करता है, हे भगवान ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, ये क्यों नहीं बताता है मुझे, सारा सारा दिन क्यों मुझे सताता है, रोज रात को देर से आता है, खाना गर्म करने के लिए जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहन को सताता तो तू चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो कर नजरें उतारती, मैं नौकरी करूं मैं तरक्की करूं इसी दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा शहर छोड़ देगा यह सोचकर दीवार के पीछे छुप कर आंसू बहाती। सब कुछ है माँ सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटे को छू कर जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों माँ मुझे तेरी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। बहुत शानदार लाइन है आपकी। और हालांकि मैं इतना कहूंगा कि तो सर मेरे को जब भी थोड़ा सा डाउन फील होता था तो सर मैं इनको फॉलो करता था। तो सर वो एक होता है ना सर कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने माता पिता के लिए कर रहे हो सर, माता पिता से बढ़कर आपके लिए मेरे को नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कोई होगा। तो हाँ सर थोड़ा था मेरा ऐसा सीन, और पता नहीं सर मैं इस कविता को सुन के कितनी बार इमोशनल बहुत सीन हुआ है। बहुत हाँ मतलब जी। ये कहा। और मुझे ये शेयर कर देना अभी मेरे व्हाट्सएप नंबर में। हालांकि मैं थोड़ा अभी कटआउट बहुत ज़्यादा रहने लगा हूँ अपनी फैमिली से, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपकी बातों ने मुझे वापस से झकझोर के वहीं पहुंचा दिया है जहाँ मुझे जाना चाहिए। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब इस बात पे। थैंक यू सर। हाँ मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बस आप लोगों से एक बात कहेंगे कि जीवन में कामयाब बनिए, पढ़ाई करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं।
और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी बात है, कुछ बात आप नहीं जान पाए, कुछ बात आप नहीं पूछ पाए, तो उसके लिए थोड़ा कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि हमारी जो ये वो आपको ज़रूर बता पाएंगे, सजेस्ट कर पाएंगे, इनकी तरफ रिप्लाई जाएगा और आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो बाकी वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको जानकारी हम लोग दे पाए होंगे, और जो चाहिए था गाइडेंस के मैटर में, वो सारी बातें निष्पक्ष भाव से हम लोगों ने यहाँ पर की। आप लोगों से इतना कहेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करिए, ठीक है, जीवन में आगे बढ़िए। बहुत कुछ भी प्राप्त करना बाकी है, वो तो छोटा सा ये पड़ाव है। जीवन यहाँ खत्म नहीं होता, ये जीवन का एक भाग है। ठीक है, तो बहुत आगे बढ़िए, बहुत कामयाब बनिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के टारगेट को तो भाई के लिए 50,000 लाइक तो बनते ही बनते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शानदार कहा इन्होंने। ठीक है,